क्या करेंगे, आज हम एक न्यू टॉपिक करेंगे जो क्या है आइसोमर से ही रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं सारे, या फिर जिसमें आप कुछ नेम सुने होंगे आपने, ऑप्टिकल आइसोमर्स के पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इनैंशोमर की, इनैंशोमर। दूसरा हम बात करेंगे डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर। तीसरी जो हम बात करेंगे इपीमर। चौथी हम बात करेंगे एनोमर। और पांचवी जो हम बात करेंगे मेसोमर। तो आज हम ये आइसोमर की पहचान करना सीखेंगे कि किस तरह से इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका इनैंशोमर है, डायस्टीरियोमर है, या इपीमर या एनोमर है। ओके, तो स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहला हमारा है क्या है, इनैंशोमर। तो इनैंशोमर के लिए जो आपको कंडीशन है, क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो आपको आनी चाहिए मिरर इमेज। सबसे पहला पॉइंट कि कंपाउंड की मिरर इमेज कैसी है, क्या वो मिरर इमेज है या नहीं। दूसरा, वो सुपर इम्पोज है या नॉन सुपर इम्पोज है, सुपर इम्पोज या फिर नॉन सुपर इम्पोज एंड नॉन सुपर इम्पोज। तो इनैंशोमर के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद आपको आर एंड एस भी क्या आना चाहिए, देखना आना चाहिए। आर एंड एस देखना आना चाहिए। अगर आपको आर एंड एस देखना आता है तो आप बता सकते हो कि कंपाउंड आपका इनैंशोमर है या नहीं है। तो ये तीन कंडीशन आपको देखनी आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज जैसे क्या है, आपका ए फॉर एप्पल है, सपोज करो। अगर एप्पल की आप क्या करो, ए की मिरर इमेज बनाओगे तो एज इट इज बनेगा, यही दिखेगा मिरर के अंदर या नहीं दिखेगा। क्या आप इसको उठाकर इसके ऊपर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज। अगर आपके पास सपोज करो ये बी है, अगर आप इसकी मिरर में देखोगे तो मिरर में कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, मिरर में इस तरह का दिखेगा। आप क्या इसको उठाकर इसके ऊपर बिल्कुल रख सकते हो, नहीं रख सकते। तो यानी ये आपको कैसा हो गया, नॉन सुपर इम्पोज हो गया। ओके, नॉन सुपर इम्पोज हो गया। अब आप मुझे बताओ, आपका जो ये एक हैंड है, सपोज करिए आपका हैंड है, ये आपका हैंड है। अगर इसकी आप मिरर इमेज बनाते हो, मैं मिरर इमेज नहीं बनाऊंगा, आप खुद को सोचना है, क्या वो सुपर इम्पोज है या फिर नॉन सुपर इम्पोज है, बताओ। हैंड की अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो वो सुपर इम्पोज बनेगी या नॉन सुपर इम्पोज बनेगी। ये आपका हैंड इस तरह से है, दूसरा हैंड इस तरह से होगा। तो ये हैंड एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है या नहीं है, ऑब्वियसली है। पर क्या आप इसको उठाकर एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो, ऐसे नहीं रख पा रहे ना। तो इसलिए हमारा जो कंपाउंड होगा, यानी जो हमारा हैंड है, वो कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। थर्ड हमारा आता है आर एंड एस। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि आर एंड एस से आपका कंपाउंड इनैंशोमर है या नहीं है। तो आपको आर एंड एस नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और जहां तक है, अगर वीडियो के नीचे इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से आप देख सकते हो कि नोमेनक्लेचर आर एंड एस। क्योंकि अगर आपको आर एंड एस को नोमेनक्लेचर नहीं आता तो आप उसके बेस पे इनैंशोमर फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल हमारे इसके अंदर आएंगे। ओके, अगर आपको कोई कंपाउंड सपोज करो, ये कंपाउंड दे दिया COH, OH, H और OH, और आपसे ये कहा गया कि क्या ये कंपाउंड, ये जो दो मैंने कंपाउंड बनाए हैं OH, H
और ये OH। क्या ये दोनों कंपाउंड क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली, इनका रिलेशनशिप क्या है, क्या ये एनेंटियोमर है या नहीं है? तो मैंने क्या देखा कि ये कंपाउंड एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। तो जब मिरर इमेज है तो इस वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया, ये एनेंटियोमर हो गया, एनेंटियोमर है। दूसरी बात क्या है कि मिरर इमेज के साथ क्या होना चाहिए, तो ये क्या हुआ, मेरा एनेंटियोमर हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी मिरर इमेज एक दूसरे की मिरर इमेज है, और इसको जब आप इसके ऊपर नहीं उठा के नहीं रख सक पाए तो यानी नॉन सुपर इम्पोज हुआ। और दूसरी बात, हाँ कई बार क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि कंपाउंड कायरल है या कायरल है, पहले ये भी देख लेना। तो आपका कंपाउंड कैसा है, ये कायरल है। कायरल कैसे होता है, उसके सराउंडेड जो एटम होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, तो इसके सराउंडेड क्या है, डिफरेंट है। तो ये कंपाउंड मेरा कायरल है। अगर कायरल कंपाउंड है तो ये कंपाउंड कैसा होगा, मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे, जो कायरल होंगे और जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज हो या उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह की ना हो। ठीक है, इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर आपके यहां सपोज करो यहाँ H, यहाँ भी H होता है, यहाँ भी H होता, तो हम कंपाउंड को ऐसे करके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उस तरह के कंपाउंड हमारे कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात हो ही जाता, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों H क्या है, सेम आगे हैं। और जबकि कायरल कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो यानी ये कंपाउंड हमारा क्या, एनेंटियोमर है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ना इस प्रोडक्ट रोटेट कर दिया। रोटेट करने का मतलब क्या है कि आपको ऐसे रख के दे दिया, यहाँ पे COH रख के दे दिया, यहाँ पे H रख दिया, यहाँ पे OH दे दिया और यहाँ पे Cl दे दिया, इस तरह से दे दिया। अब आपसे पूछा कि ये कंपाउंड क्या एनेंटियोमर है या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपाउंड की तो इसकी मिरर इमेज है ही नहीं है। तो फिर अब हमारा क्या होगा, दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे हम इसके अंदर, कौन सा, R and S कॉन्फ़िगरेशन का। तो हमने पहले इसकी R and S इसकी निकाली, तो आपको R and S अच्छे से आती होगी तो निकाल पाओगे, तो बाद में उसी का थोड़ा सा पार्ट आप इसे बीच में भी आ जाएगा। R and S के लिए आपको क्या देना पड़ता है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटी और देनी पड़ती है। तो Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है 1, इसका 2 देंगे हम, इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे। तो 1 2 3 4 कैसा जा रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्या हो गया R। बट हमारा जो H है वो हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, तो उसको हमने क्या सीखा हुआ है कि अगर कोई भी जो हमारा फोर्थ ग्रुप का अगर वो हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है गोल्ड रूल के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है। तो यानी ये कंपाउंड की बन गई S। ये कंपाउंड एनेंटियोमर, ये इसका एनेंटियोमर तभी होगा, ये इसका एनेंटियोमर तभी होगा जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसकी S आई तो इसकी क्या आनी चाहिए, R आनी चाहिए। अगर इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन S आई तो यानी ये कंपाउंड जो क्या है, होमोमर। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल होमोमर, जिनको मतलब सेम हो। ठीक है, अब देखते हैं 1 2 3 4 क्या आ रहा है, S। अब आप बताओ कि कंपाउंड क्या है, होमोमर है, एनेंटियोमर है, ये क्या है, क्या है। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपके कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन R है, एनेंटियोमर के लिए क्या होनी चाहिए, S होनी चाहिए। अगर ये R है, ये भी R आ रहा है, तो कंपाउंड आपका आइडेंटिकल या होमोमर है। अगर आपका कंपाउंड की एक की S दूसरे की R आ रही है तो एनेंटियोमर है। अब आप देखो इसकी क्या आ रही है, इसकी S आ रही है और इस कंपाउंड की भी क्या आई है, S। तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, बताओ क्या होंगे, होमोमर। तो ये हमारा एनेंटियोमर नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर एनेंटियोमर होगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, ऐसे तो इसकी R आनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो अब हमारा एनेंटियोमर का थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और करके। ये एनेंटियोमर, ये तो एक कायरल कार्बन वाला था, अब जैसे ये दे दिया मैंने इस तरह से, COH H OH OH H और यहाँ पे डाल दिया हमने CH3। कितने कायरल कार्बन है इसके अंदर, 2। ठीक है, तो हमने ना क्या किया, इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के देखे,
डिफरेंट स्ट्रक्चर में मैं क्या क्या कर सकता हूं, देखो COH OH H और ये H और ये OH और ये CH3। तो अब ये कंपाउंड एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इनएंशोमर, ठीक है। और नॉन सुपर इम्पोज भी होंगे। अगर आप इसकी RNS कॉन्फ़िगरेशन निकाल देखोगे तो देख लो, देखो फटाफट 1 2 3 4 क्या क्या आ क्या रहा है, 1 2 3 ऐसे आ जा रहा है। तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन S, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर्थ का उस पे आ रहा है, तो इसकी क्या आएगी R, यानी ये यहाँ पे R। 1 ऊपर जाएंगे हम 2, नीचे जाएंगे 3, यहाँ जाएंगे 4। तो 1 2 4 1 2 3 इस तरह से चलेंगे। समझ में आ रहा है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जा रहे हैं, तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, बट ये फोर्थ ग्रुप यहाँ आ रहा है, तो इसकी वे क्या होगी S। ये हमारा क्या आ रहा है, S कॉन्फ़िगरेशन का आ रहा है, ये R कॉन्फ़िगरेशन का है, ये S कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इसका निकाल लो, अगर ये इनएंशोमर हुए तो आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, R की क्या आनी चाहिए, इस कार्बन की S, और इसकी क्या आनी चाहिए R, राइट। तो हमने क्या देखा, देखो 1 2 3 4, रोटेट करो, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या बनेगा R, बट गोल्ड रूल अप्लाई हो गए यहाँ पे, तो R की क्या बन जाएगी S, इसकी तो आ गई S, ठीक है। इस पे अप्लाई करो, 1 2 ऊपर 3 नीचे 4 इधर, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बट गोल्ड रूल अप्लाई हो गया फोर्थ के लिए, तो S की क्या हो जाएगी R। अब आप देख पा रहे होंगे कि R की S और S की R। तो ऐसे कंपाउंड जिनका कॉन्फ़िगरेशन जो है R की S S की R आती है, तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, इनएंशोमर होते हैं। तो आई होप आपको इनएंशोमर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डायस्टीरियोमर देखते हैं, डायस्टीरियोमर होंगे कैसे, उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डायस्टीरियोमर के लिए कंडीशन क्या क्या रहता है वो देखिए आप जरा, वो डायस्टीरियोमर करेक्ट। डायस्टीरियोमर के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसके पास 2 और मोर कायरल कार्बन होना चाहिए, 1 कायरल कार्बन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 कायरल कार्बन आपको इनएंशोमर ही बता पाएगा। तो डायस्टीरियोमर के लिए कितने होने चाहिए आपके पास, 2 और मोर कायरल कार्बन, पहली कंडीशन तो ये होगी कायरल कार्बन। उसके बाद ये क्या कहता है, नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि अगर आपके पास क्या है, हाँ मिरर इमेज अगर आप देख पा रहे हो तो उसकी जो मिरर इमेज जो होनी चाहिए, दे आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, मतलब मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए, दे आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। तीसरी कंडीशन क्या कहता है, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होना चाहिए। चौथी कंडीशन क्या कहता है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन से किम थ्रू निकाल रहे हो, सपोज करो इस तरह से है, इसकी R इसकी R, दोनों की R आ रही है, और यहां पे आपने निकाला एक की R एक की S। अगर इस टाइप का केस बनता है, अगर इस टाइप का केस बनता है, यानी एक तो सेम रहनी चाहिए और दूसरी डिफरेंट आनी चाहिए, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ये क्या होंगे हमारे डायस्टीरियोमर होंगे, क्या होंगे डायस्टीरियोमर होंगे। समझ में आ गया होगा डायस्टीरियोमर का कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज निकाल सकते हो। तो उसके अब हम क्या कहते हैं, कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। एक आपने कंडीशन ध्यान रखनी है, देखो CHO HOH 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 और यहाँ पे हमने लगा दिया है CH2OH, इस तरह से।
ठीक है, CHO। आप इसके कितने केस बना सकते हो, पता नहीं कितने केस बन जाएंगे। ठीक है, CHO, OH, H, H, OH, और ये CH2OH और ये OH, H। मुझे नहीं पता कि ये एनेंटियोमर है डायस्टिरियोमर है। ठीक है, CHO, H, OH और OH, H, OH, H, CH2OH और H। ये चार बनाए मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार बनाए हैं। और मैंने कहा कि इनका ना आपस में रिलेशन बताओ, इनका आपस में रिलेशन बताओ। तो पहले तो आपने देखा मिरर इमेज वाला कंसेप्ट लगा के देखा कि ये कंपाउंड क्या इस कंपाउंड की मिरर इमेज है? नहीं। आपको ऐसे लग रहा है, आपको बड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा आपके फटाफट जल्दी निकालो इनकी कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल देता हूं। जैसे मुझे इसके निकाल लिया, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड कौन सा होगा मेरा? COH है, ये फर्स्ट है, तो सेकंड ये होगा। सेकंड कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा। क्यों होगा ऊपर वाला? क्योंकि इस कार्बन के साथ O अटैच है, दो O अटैच है, तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही O मिल रहा है मुझे, बट इस कार्बन में दो ऑक्सीजन अटैच है, इस वजह से। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों ये दो कैसे कह रहा हूं, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखना। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो क्या आ रही है इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओगे आप? ऐसे जा रहा है, क्या जा रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जाने से क्या होगा? क्या हुआ बताओ? एंटी क्लॉकवाइज जाने से क्या होगा? S बनेगा, और S ये H कहां आ रहा है आपका? हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, तो ऐसा क्या आ जाएगा? R, इसकी यानी R आएगी। अब आप देख लो जहां पर भी आपका OH ऊपर की साइड है, यानी ये वाला OH OH उसकी क्या आ रही है? R आ रही है। यानी ये वाला भी केस ऐसा ही है, तो इसकी भी R आएगी। क्लियर हुआ? और तो कोई है नहीं इस टाइप का जिसमें OH है। तो अगर ये देखो, ये कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है? ऊपर वाला देख लो, ऊपर जस्ट ऊपर ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर इसकी R आ रही तो इसकी क्या आ रही होगी? यहाँ पे S, जस्ट शॉर्टकट है। तो अब मैं इसकी निकालता हूं, ये फर्स्ट तो इसी को ही आएगा, अब सेकंड किसको आएगा? अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, बताइए। सेकंड अगर आप देखो तो ऊपर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, फिर इधर भी OH है, इधर भी OH है। अब थर्ड पे चलो, थर्ड पे क्या है? इस कार्बन के साथ क्या है? दो H जुड़े हुए हैं, है ना, और ऊपर वाले साथ क्या होगा? CO। तो किसको प्रायोरिटी जाएगी? ऊपर वाले को। किसको जाएगी? ऊपर वाले को, क्योंकि देखो ना, दोबारा बताता हूं मैं, हमने इस कार्बन की बात कर रहे हैं। इस कार्बन पे ही नीचे गए कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर H, अभी कोई डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा। फिर हम नीचे चले गए, इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ? देखो H जुड़ा हुआ, H H H। और उस वाले कार्बन पे क्या जुड़ा है? COO जुड़े हुए, दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, बट इस पे एक H, दो H और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ज्यादा किस पे जुड़े हुए हैं? ऊपर वाले पे। तो तीसरा किसे मिलेगा? फर्स्ट ये मिलेगा, सेकंड किसको मिलेगा? अब ऊपर वाले को, थर्ड किसको मिलेगा? नीचे वाले को। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ। तो कैसे आया? 1 2 3 4, बताइए क्या बन गई? ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ये भी क्या आ गया आपका? R आ गया, क्योंकि S से क्या बनेगा? R बनेगा। ठीक है, अब इसकी अगर आप निकालोगे, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं? नहीं, मिरर इमेज नहीं है, ये बिल्कुल इसी की तरह रखा हुआ है ना। तो इस कंपाउंड की भी क्या आएगी बताइए? सेम, इसकी भी R आएगी। क्लियर है? अब यहां पे हम थर्ड केस की बात करते हैं। तो यहां पे हमारा क्या है? एक तो इसको मिलेगा, सेकंड किसको मिलेगा आप बताओ? इधर भी अगर आप देखो तो CH, H, OH,
और ऊपर COH और C है, ज्यादा ऊपर प्रायोरिटी है, तो फर्स्ट 2 सेकंड थर्ड इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 1 2 3 4 क्या आ रही है इसकी बताइए S, तो ये भी क्या आ जाएगा R। तो मैंने साफ साफ लिख देता हूं, आप माइंड में रखे, तीनों की क्या आ रही है मेरे यहाँ पे R R आ रही है, तीनों की R R आ रही है, R R आ रही है ना, तीनों की क्या है R R निकाल ली है हमने। तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए, इसकी भी हमने R निकाल ली, इसकी भी हमने R निकाली, इसकी भी हमने R निकाल ली, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें इसकी भी क्या आएगी R ही आएगी, इसकी भी R ही आ रही है ना, ठीक है। अब हमने यानी अगर मैं इन दोनों में आपस का रिलेशनशिप बताऊं तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका इनएंशोमर तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर इसकी भी S, इसकी भी S, इसकी भी S आती तो ये क्या बन जाते इनएंशोमर। बट यहाँ पर दो के सेम और एक डिफरेंट आते, तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे डायस्टीरियोमर होंगे, ठीक है। अगर आप ये भी देखते ऐसे देखते, दो में भी दो काइरल कार्बन देखते तब भी डायस्टीरियोमर ही बनता। अब आप इसमें देखो, ये वाला कौन से किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो इसकी क्या आएगी S। ये वाला किससे मैच कर रहा है, इससे R। ये वाला किससे मैच कर रहा है बताइए, ये नीचे वाला किसी से मैच नहीं कर रहा, ये नहीं इससे करना, नो नहीं इससे भी नहीं कर रहा, तो इसकी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वैसे ऑब्वियसली बात, अगर इनकी R R आ रही है तो इसकी क्या आएगी S आएगी, तो यानी ये हमारा हो गया S, ठीक है। अब आप इसकी निकाल दो, ये R है, ये किससे मैच कर रहा है कोई, अगर इसकी OH है इसकी तो S आएगी, और इसकी क्या आएगी, इसकी S है तो इसकी R आएगी। अब आप देखो कि क्या ये इनएंशोमर है या नहीं है, अबे है तो सही, देखो S की R आ रही है, R की S आ रही है, S की R आ रही है ना या नहीं, तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे इनएंशोमर होंगे। और ना ही एक, अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे कुछ उससे से क्या देंगे मिरर इमेज बन जाएगी, तो जस्ट आपने ऐसे देखना है। तो डायस्टीरियोमर का थोड़ा सा टॉपिक समझ में आया, तो बस आपने क्या देखना R एंड S देखनी है। अगर दोनों की R R इधर भी SS आ रही है तो इनएंशोमर, और एक की R उधर भी एक की R और नीचे वाले की S इधर वाले की R, तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे आपके डायस्टीरियोमर। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं मीजोमर की, क्योंकि मीजोमर इससे रिलेटेड है। तो थर्ड जो है हमारा, वो हम पहले मीजोमर डिस्कस कर लेते हैं। मीजोमर का मतलब क्या कहता है कि अगर आपके इस तरह से दे रखा है COH HOH और HOH और यहाँ पे COH इस तरह से, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो सिमेट्रिकल हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। कायरल तो है, दोनों के दोनों कायरल अगर आप कंसिडर करोगे तो कायरल ही है, ठीक है। बट ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजोमर। ऊपर वाले की R आएगी, नीचे वाले की S आएगी, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो, या एक की S या एक की R। और जो इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। इस वजह से हमारा जो कंपाउंड होता है ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखो इसके अंदर मतलब कायरल कार्बन होने के बावजूद भी ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड ड्यू टू कैंसल आउट द रोटेशन इन अपोजिट डायरेक्शन R और S की वजह से, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या होंगे मीजोमर होंगे, जैसे टार्टरिक एसिड, ये टार्टरिक एसिड। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इपीमर और एनोमर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इपीमर। ये आप पढ़ोगे कहां पर, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, जो 12th का चैप्टर होता है वहां पर भी आपने पढ़ा है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में क्या कहता है कि अगर आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स देखते हो, जैसे कि CHO HOH और OH H OH HOH और ये CH2OH, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये ग्लूकोज का है। और इपीमर क्या कहता है कि इपीमर दैट कार्बन
in which configuration is changed around the any one of carbon atom. यानी अगर आप फर्स्ट इस कार्बन पर HOH की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, या इस पे एक पे चेंज कर दो, एक पे चेंज करना है एनी वन ऑफ कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे जो आइसोमर बनेंगे वो हमारे इपीमर होंगे। जैसे कि इस तरह से CH2OH। ये अब मैंने क्या किया, सेकंड कार्बन पर HOH के कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ऐसे कार्बन, ऐसे इसको, ये हमारा होता है मैनोज का स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे या जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज से क्या बन जाता है, मैनोज बन जाता है इफ कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज अराउंड द C2 कार्बन एटम, तो इज नोन एज अ मैनोज। अगर आप ग्लूकोज के अंदर बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर बात कर रहा हूं। अगर हम ग्लूकोज के अंदर फोर्थ कार्बन पे जो आपका HOH है, अगर हम उसको चेंज कर दें, जैसे 1 2 3 4 ये वाला, अगर आप फोर्थ कार्बन पे HOH की कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। चेंज का मतलब क्या है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो ये ग्लूकोज की बजाय क्या बन जाएगा, ग्लैक्टोज बन जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इपीमर। तो आपसे कोई पूछेगा कि ग्लूकोज और मैनोज में क्या रिलेशन है, तो ये इपीमर है एक दूसरे की। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये इपीमर है। आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि मैनोज कब बनता है, व्हेन कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज एट सेकंड कार्बन एटम, और ग्लैक्टोज कब बनेगा, व्हेन कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज एट फोर्थ कार्बन एटम इन ग्लूकोज के अंदर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो वहां पे आपका वो क्या बन जाएगा, ग्लैक्टोज बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एनोमर्स की। एनोमर्स क्या कहता है, कि इफ configuration is changed only at a one specific carbon atom, only one specific carbon जो है आपका फर्स्ट कार्बन एटम, अगर इस पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है तो ऐसे कार्बन को हम बोलेंगे एनोमर्स। इसमें और किसी कार्बन पे आपको चेंज नहीं करना, ना 2 पे जाना, ना 3 पे जाना, ना 4 पे जाना, ओनली वन कार्बन। वो वन कार्बन पे कैसे होगी, उसका थोड़ा सा आप देखो कैसे होगी। ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, वे दो फॉर्म में होते हैं, एक तो जो साइक्लिक फॉर्म में होता है और एक ये ओपन चेन में होता है। अगर ये ओपन चेन का इस तरह से होता है, देखो यहाँ पे आपका CHO लगा होता है इस तरह से, ये HOH OH H HOH और ये HOH और यहाँ पे CH2OH। कहता है जो इसका फिफ्थ कार्बन एटम होता है ना, ये इस पे जाकर अटैक करता है इस तरह से। ठीक है, तो एक तरह से स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, इस तरह से बन जाती है। तो जब ये O पे अटैक करेगा तो ये इस तरह से यहाँ पे चला जाएगा आपका, ये C तो ये रहा, यहाँ पे ये O नेगेटिव बन गया। ठीक है, और ये मैंने H लगा दिया इस तरह, और इस तरह से यहाँ पे ये बाकी तो सेम लिख दिया मैंने ऐसे, HOH OH H H OH 1 2 3 4, और ये आपका इस तरह से, और यहाँ पे आपका CH2 ऐसे ही बनेगा स्ट्रक्चर, ऐसे ही बनेगा ना। यहाँ का जो ये H है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला H, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये H कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा इस तरह से। ये एक दूसरे के आइसोमर, इसको जो प्रोजेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन। तो मैं इसको रिंग में बना के दिखाता हूं आपको, समझ में आ गया। ठीक है, ये कैसे बना, कितने, पहले आप ये देखो कितने मेंबर रिंग है ये। अगर आप यहां से कंसिडर करोगे 1 2 3 4 5 और ये ऑप्शन को मिला के 6, यानी 6 इसके अंदर मेंबर्स हैं, 6 एटम है। तो मैंने इस तरह से बना लिया, इस तरह से बना लिया। इसको मैंने माना फर्स्ट कार्बन, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड, ये मेरा फोर्थ, ये मेरा फिफ्थ और ये मेरा सिक्स्थ कार्बन। तो मैंने यहां पर ऑक्सीजन वाला जो है, ये वाला ये रहा, ये है,
इसके ऊपर HOH लगे हो तो मैंने यहाँ H और OH ऐसे रख दिए, ठीक है। दूसरा OH रिंग की तरफ अंदर है, तीसरा ये OH अंदर है, यहाँ पे HOH, तीसरा OH इधर है, चौथा यहाँ पर ये आपका HOH, पांचवा आपका CH2OH और ये H, ये वाला CH2OH और ये H, ये इस तरह से बना। क्लियर हो? अब इसमें एनोमर्स कैसे समझा रहा हूं मैं, बात आते हैं उस पे। कहते हैं जब आप इस पे अटैक कर, आपने ऑक्सीजन को इस पे अटैक किया तो ये जरूरी थोड़ी है कि OH इधर ही जाएगा, OH इधर आ जाता और ये घूम के ऐसे लग जाता, ऐसे तो जुड़ सकता था, ठीक है। तो उसको हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ये वाला। ये इसकी दो फॉर्म होती है यहाँ पे, ये अभी ये OH को मैंने चेंज कर दिया, ये OH H, HOH और OH H, और यहाँ पर ये आपका HOH और यहाँ पे CH2OH और ये H। अगर आप देख पा रहे हो, ओनली चेंज एट अ स्पेसिफिक वन कार्बन एटम। इसी पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अगर इस पर चेंज हो रही है तो ऐसे हम कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एनोमर। एनोमर। तो ये जो OH है इसको बोलते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोज, नीचे वाले को, और जो ऊपर OH चला गया इसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। देखो इसकी ट्रिक बनाई है कैसे, अगर OH नीचे है, डाउन में है, अल्फा हमेशा छोटा होता है, बीटा हमेशा बड़ा होता है। तो अल्फा नीचे की तरफ है तो ये क्या होगा, अल्फा, और अब आपका OH का बड़ा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये हमारा क्या है, एनोमर्स है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मेरा किसके बारे में है, आपका एनोमर्स के बारे में, डायस्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर, एपिमर्स के बारे में था। तो थैंक यू। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है या कुछ भी प्रॉब्लम है इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर में, तो आप मुझे बता सकते हो। उसके लिए थैंक यू, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।